नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मौर्य साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मौर्यान और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यान। लेक्चर 13 है ये हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इसके लिए अशोक कहां तक उत्तरदायी था। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, टू व्हाट एक्सटेंट वाज अशोका रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। तो इन पॉइंट्स में हम इस आंसर को देखते हैं, फ्रेम करते हैं। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लें और इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को रटना है। इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको रीड करके छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर फिर डिटेल आपको अपने आप याद आ जाएगी। इसको आप अच्छे से रट लें, इन पॉइंट्स को। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अशोक की धार्मिक नीति, शांतिवादी एवं अहिंसावादी नीति, अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन की दुर्बलता, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, अत्याचारी शासक, करों की अधिकता, राजकोष की रिक्तता, दरबारी गुटबंदी, विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक दुर्बलताएं, अति केंद्रीकरण और राष्ट्रीय भावना का अभाव। सबसे पहले हम लेते हैं अशोक की धार्मिक नीति। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। ये पंडित हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं। अशोक ने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिए, धर्म महामात्रों को नियुक्त किया। उसके 5वें मुख्य शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो लोगों के धर्म आचरण को निरीक्षण करती थी, उनको देखती थी कि कौन धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है, नहीं कर रहा है। धम्म महामात्रों को नियुक्त किया, जिससे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। परंतु डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि अशोक ब्राह्मणों का आदर करता था तथा उनके साथ उदारता का व्यवहार करता था। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक काल में जो विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त थे वो मौर्य काल में प्राप्त नहीं थे, और इस कारण ब्राह्मणों में कुछ असंतोष था। दूसरा पॉइंट है अशोक की शांतिवादी एवं अहिंसावादी नीति। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे और डॉक्टर राजबली पांडे आदि विद्वानों के अनुसार अशोक की शांतिवादी एवं अहिंसावादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण रहा, तो अशोक की शांतिवादी एवं अहिंसावादी नीति। तो ये 3 विद्वान इसे मानते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का नाम ऊपर भी आया है, तो हेमचंद्र राय चौधरी दोनों कारणों को मानते हैं। अशोक की अहिंसावादी और शांतिवादी नीति ने मौर्यों की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया। सैन्य शक्ति की दुर्बलता के कारण दूरस्थ प्रांतों के शासक विद्रोह करने लगे। मौर्य सम्राट यूनानी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी शक्तिशाली सेना के अभाव में मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सके। तीसरा कारण है अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल एवं अयोग्य सिद्ध हुए। वे न तो विदेशी आक्रमणकारियों से मौर्य साम्राज्य की रक्षा कर सके और न ही शासन को सुचारू रूप से संचालन कर सके। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य विघटित होता चला गया। चौथा पॉइंट है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय सरकार कमजोर हो गई। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता का लाभ उठाकर अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जालौक ने कश्मीर का शासक था ये, और वीरसेन ने गांधार में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। जालौक इसने कश्मीर में, और वीरसेन तो गांधार में तो वीरसेन ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और जालौक ने कश्मीर में। विदर्भ भी
मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया। इस प्रकार अनेक प्रांतों के स्वतंत्र हो जाने से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। कश्मीर, गांधार और विदर्भ। प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अत्याचारों के कारण वहां के लोगों में घोर असंतोष फैला हुआ था। इसी कारण तक्षशिला के लोगों में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। तक्षशिला में पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तथा दूसरा विद्रोह अशोक के समय हुआ। दोनों ही विद्रोहों का मूल कारण प्रांतीय शासकों द्वारा तक्षशिला की प्रजा का उत्पीड़न करना था। कलिंग के प्रांतीय शासक भी अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे, इस कारण वहां की प्रजा में भी असंतोष व्याप्त था। छठा पॉइंट है अत्याचारी शासक। कुछ मौर्य शासक भी अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। गार्गी संहिता से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक शालीशुक एक अधार्मिक एवं अत्याचारी शासक था। शालीशुक ये भी एक मौर्य शासक हुआ था अशोक के बाद। शालीशुक गार्गी संहिता में से अत्याचारी बताया गया है। उसने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर घोर अत्याचार किए, इस कारण भी लोगों में असंतोष व्याप्त था। ऐसे शासकों के कारण उनमें मौर्य वंश के प्रति श्रद्धा नहीं रही। करों की अधिकता। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था। उसे साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़ने पड़े, अतः विविध खर्चों की पूर्ति के लिए उसने अपनी प्रजा पर भारी कर लगा दिए और इन भारी करों के कारण जनता में असंतोष व्याप्त था। राजकोष की रिक्तता। अशोक ने बौद्ध संघ को विपुल धन दान में दिया था। उसने लोकहित के कार्यों, शिलालेखों, विहारों, स्तंभों एवं स्तूपों आदि के निर्माण पर अपार धनराशि खर्च की थी। उसके इन कार्यों से राजकोष खाली हो गया। अनेक प्रांतों के मौर्य साम्राज्य के हाथों से निकल गए और इस कारण साम्राज्य की आय घट गई। धन के अभाव के कारण प्रशासन शिथिल पड़ने लगा और साम्राज्य को सुरक्षित रखना संभव नहीं रहा। दरबार में गुटबंदी। मौर्यों के दरबार में गुटबंदी फैल गई। साम्राज्य के मंत्री और उच्च पदाधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करने लगे, आपसी गुटबंदी में लगे रहते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजदरबार दो विरोधी पक्षों में विभाजित हो गया और उसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुआ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के समय में भी, ये अंतिम मौर्य सम्राट था जिसे 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मार करके और शुंग वंश की स्थापना की थी, बृहद्रथ। तो वृद्धरथ के समय में भी राजदरबार दो गुटों में बट गया था, एक सेनापति पुष्यमित्र का गुट, दूसरा मंत्री का गुट। दरबार की गुटबंदी से मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। 10वां पॉइंट है विदेशी आक्रमण। अशोक की मृत्यु के बाद यूनानियों के आक्रमण शुरू हो गए। उन्होंने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पर कई आक्रमण किए। विद्वानों के अनुसार मौर्यों के शासनकाल में 206 ईसा पूर्व में यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और वहां से मौर्यों का प्रभाव समाप्त हो गया। मौर्य प्रशासन की दुर्बलता। मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख दोष यह था कि राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों की निष्ठा राज्य के प्रति नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप में केवल सम्राट के प्रति होती थी। सहायक कर्मचारियों का चुनाव भी वर्ग, जाति तथा रुचि के विशेष आधार पर किया जाता था, जिससे प्रशासन में गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलता था। स्थानीय राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चुनाव करते थे। इस प्रकार निरंकुश प्रणाली मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। अत्यधिक केंद्रीकरण या केंद्रीभूत शासन। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीकृत और केंद्रीभूत था कि एक अयोग्य शासक ही अपने और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग कर सकता था। उसको संपूर्ण शक्ति सम्राट के हाथ में ही केंद्रित थी, चाहे वो कितना ही अयोग्य क्यों ना हो। अतः शक्तिशाली और योग्य सम्राट ही साम्राज्य को नियंत्रण में रख सकता था, परंतु अशोक की मृत्यु के बाद अयोग्य और दुर्बल शासक साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सके और इस कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। और अंतिम पॉइंट है, अंतिम कारण है राष्ट्रीय भावना का अभाव। डॉक्टर रोमिला थापर का मत है कि मौर्य साम्राज्य में राष्ट्रीय एकता का अभाव था।
इसलिए उसका पतन होना अनिवार्य था। भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति उदासीन बनी हुई थी, इसलिए जनता ने संगठित होकर विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं किया। तो इस तरह से रोमिला था पर दो कारण बताते हैं, अत्यधिक केंद्रीकरण शासन का, दूसरा राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब कुछ अशोक से संबंधित या मौर्य साम्राज्य से संबंधित छोटे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कौन सी जातियों में बंटा हुआ था? तो 7 जातियों में बताता है मेगस्थनीज कि उसका जब वो आया तो मौर्य साम्राज्य 7 जातियों में बंटा हुआ था। वो कौन कौन सी थी? तो वो थी, देखिए, दार्शनिक एक तो, दूसरी कृषक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, तीसरा गोपालक, मतलब 7 कैटेगरी में समाज विभाजित था, 7 कैटेगरी के लोग रहते थे, कारीगर, सैनिक, गुप्तचर या निरीक्षक। अमात्य मतलब मंत्री। तो इस तरह से देखिए 7 भागों में ये मौर्य साम्राज्य या मौर्य समाज बंटा हुआ था, दार्शनिक, कृषक, गोपालक, कारीगर, सैनिक, गुप्तचर या निरीक्षक और अमात्य। अशोक के उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख है। तो आप देखिए ये रुमिनदेई का जो अभिलेख है, नेपाल की तराई में रुमिनदेव अपने शासन के 20वें वर्ष में अशोक ने वहां की यात्रा की थी, मतलब 249 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो रुमिनदेई में इसने यात्रा की थी और वहां पर कर से छूट भी प्रदान की थी। तो रुमिनदेई के अभिलेख में, रुमिनदेई के अभिलेख में बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख हुआ है। अशोक ने वहां पर एक अभिलेख स्थापित किया, तो अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख हुआ है। मौर्य प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्यों के प्रशासन की जानकारी मिलती है। दूसरा है मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका। वो बात अलग है कि इंडिका एक बुक के रूप में एक साथ उपलब्ध नहीं है, और बाद के जो लेखक थे पाश्चात्य, जो यूनानी लेखक, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी और टीसीएस, इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी, इनमें इस इंडिका से जो बातें थी इनको लिया गया था। तो इनके आधार पर बताया गया कि इंडिका में ये सब था। तो इन दोनों से और अशोक के अभिलेख, एक तो अर्थशास्त्र, एक इंडिका और एक अशोक के अभिलेख, इनसे मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की कौन सी नीतियां उत्तरदायी थी? तो अशोक की एक तो धार्मिक नीति और शांति और अहिंसा की नीति। मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। तो अशोक के बाद उसके दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सके, और केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अशोक के 2 प्रशासकीय सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तो है अशोक ने धर्म विभाग की स्थापना की तथा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, और दूसरा अशोक ने अपने राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष, तक्षशिला और उज्जैन में हर तीसरे वर्ष, इन दो राज्यों के लिए, 2 प्रांतों के लिए 3 साल का नियम था कि हर 3 साल में राज्य के जो अधिकारी हैं, प्रादेशिक रज्जुक वगैरह इस नाम के, वो यात्रा पर जाएंगे इनमें और देखेंगे वहां की स्थिति। तो अशोक ने अपने राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने की आज्ञा दी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने और कौन कौन से प्रांत थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत थे। तो ये थे, एक तो उत्तरापथ, दूसरी दक्षिणापथ, तीसरी अवंतीपथ जिसकी राजधानी उज्जैन थी या उज्जैनी थी, और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी।
उत्तरापथ की तक्षशिला थी। कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली थी, तोसली। और मध्य देश। इस तरह से ये 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, कलिंग और मध्य देश अशोक के समय में। अशोक के प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक तो अमात्य, जो सम्राट का प्रमुख सहायक था, अमात्य। मेगास्थनीज ने भी नाम बताया है इसका, सम्राट का प्रमुख सहायक। दूसरा महामात्र नाम का अधिकारी होता था, धर्म महामात्र, हर 5वें साल में दौरा करता था, ये विभिन्न विभागों का अध्यक्ष होता था। तीसरा था राजुक, ये प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी होता था। एक है युक्त, ये प्रांत की आय व्यय देखने वाला, इनकम एक्सपेंडिचर देखने वाला अधिकारी था। ये दोनों प्रांत के थे। और प्रादेशिक, प्रादेशिक तो युक्त, राजुक, प्रादेशिक, इनको हर 5 वर्ष दौरे के लिए भी कहा था उसने। तो ये जिले का प्रमुख अधिकारी होता था प्रादेशिक। तो ये प्रमुख अमात्य, महामात्र, राजुक, युक्त और प्रादेशिक। धर्म महामात्र का क्या कार्य था? धर्म महामात्र के कार्य थे, एक तो धम्म की स्थापना करना, धम्म की वृद्धि करना, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्धों की सहायता करना, बंदियों की कठिनाइयों को दूर करना। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए किए गए 4 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जीव हिंसा का निषेध किया, धर्म लिपि धर्म प्रचारकों को धम्म प्रचार के लिए भेजा, और अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में प्रचलित मतों का उल्लेख कीजिए। तो राजधर्म, सार्वभौम धर्म, ब्राह्मण धर्म, उपासक बौद्ध धर्म। तो अशोक ने उपासक बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसमें व्यक्ति गृहस्थी भी देखता है, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है। तो ये अशोक के धर्म के स्वरूप थे, राजधर्म, सार्वभौम धर्म, ब्राह्मण धर्म, उपासक बौद्ध धर्म। अशोक के धम्म के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो नैतिक गुणों पर बल, धम्म का निषेधात्मक रूप, आत्मनिरीक्षण पर बल, धम्म मंगल, धम्म दान, धम्म विजय, सभी धर्मों का आदर और अहिंसा। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? तो अशोक का धम्म एक आचरण संहिता प्रतीत होता है, जिसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है और जिसका उल्लेख प्राय सभी धर्मों में मिलता है। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजे गए धर्म प्रचारकों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसने यवन देश में तो भेजा महारक्षित को, महारक्षित, इसको यवन देश में भेजा इसने प्रचार के लिए। यवन देश में महारक्षित, सुवर्ण भूमि, जिसे हम बर्मा कहते हैं वर्तमान में, सुवर्ण भूमि, जिसे हम अभी वर्तमान में बर्मा कहते हैं, म्यांमार, वहां पर सोन और उत्तरा को भेजा, सोन और उत्तरा। और लंका में इसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। पहले इसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, फिर वहां लंका के राजा की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी थी। तो चूंकि महेंद्र पुरुष था तो वो स्त्री को दीक्षा नहीं दे सकता था, इसलिए फिर संघमित्रा को भेजा गया दोबारा। तृतीय बौद्ध संगीति का क्या परिणाम निकला? मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा 253 ईस्वा पूर्व में जो ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई अशोक के टाइम पे, तो मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा संग्रहित पुस्तक कथावत्थु को, कथावत्थु, मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा संग्रहित पुस्तक है, इसको बौद्ध धर्म के प्रामाणिक सिद्धांतों के ग्रंथ के रूप में स्वीकृत किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों किया? बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने, बौद्ध धर्म के सही एवं प्रामाणिक सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो
तृतीय बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। तो इस तरह से ये छोटे क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में अब अगला जो टॉपिक बचा हुआ है हमारा बस वो है कला और स्थापत्य। धन्यवाद।